हम बात करने वाले हैं वो ये कि भारत की संसद 16 से 18 अप्रैल के बीच नया इतिहास रचने वाली है और प्रधानमंत्री ने इसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला बताया। दिल्ली में जारी नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने वाली है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित इंतजार को अब खत्म करने का समय आ गया है। 16, 17 और 18 अप्रैल की तारीखें इस दिशा में बेहद अहम साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की संसद में होने जा रही ऐतिहासिक चर्चा से पहले सभी सांसदों को पत्र लिखकर व्यापक समर्थन और एकजुटता का आह्वान किया है। पीएम ने कहा है कि देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक यह महत्वपूर्ण निर्णय नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि राज्यों में चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना इस धारणा को बल देता है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए महिला आरक्षण कानून को लागू करने में जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने परिसीमन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इस परिसीमन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधनों से जोड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने एक अखबार के लिए लिखे लेख में कहा है कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से उन विधेयकों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं ठीक उस समय जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान अपने चरम पर होगा। सरकार इसे जल्दबाजी में पारित करवाना चाहती है। वजह सिर्फ राजनीतिक लाभ हो सकती है। सवाल यह है कि नारी शक्ति वंदन कानून 2023 ईस्वी में ही पास हो चुका है, इसे कब तक लटकाया जा सकता है? सवाल यह भी है कि जब संसद में इसे सर्वसम्मति से पास किया गया, फिर अब इसका विरोध क्यों? उधर सपा की नेता डिंपल यादव इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के साथ पिछड़े वर्गों का रिजर्वेशन चाहती हैं। इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में कम से कम 33% आरक्षण देने की बात कही गई है ताकि राजनीति में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सकें। केंद्र सरकार का मानना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिलाएं भी राजनीतिक निर्णय लेने में समान भागीदार बन जाएंगी। जाहिर है, जब हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो फिर विरोध के अलग अलग स्वर ये क्यों सुनाई पड़ रहे हैं? क्या ये राजनीति नहीं है क्या? तो जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का यह महत्वपूर्ण निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। तो वहीं कांग्रेस की नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी कानून का समर्थन किया है और कहा कि यह बिल महिलाओं के साथ साथ देश के हित में है। निर्णय लेने के स्थान पर नारी
नारी का प्रतिनिधित्व हो और पूरी संख्या में हो, नगण्य नहीं हो। तो ये हमारा संघर्ष इतने दिनों से चल रहा है और ये देश के हित में, नारी के हित में तो है ही, पूरी मानवता के हित में है, देश के हित में है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सफल होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का कहना है कि भाजपा तो हर चीज का इवेंट बनाने की कोशिश करती है। भाजपा ये जो एजेंडा बना रही है कि ये सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन भाजपा करना चाहती है, ये तो यूपीए की गवर्नमेंट में आया था, सोनिया जी चाहती थी। सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन की बात सोनिया जी ने की। तो ये भाजपा जो हर चीज को इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये भाजपा का इवेंट नहीं है। यादव का कहना है कि आरक्षण में पिछली और जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको भी अलग से आरक्षण आरक्षण देकर शामिल किया जाना चाहिए। आरक्षण आ रहा है महिलाओं के लिए और बिना कास्ट सेंसस के आ रहा है क्योंकि आरक्षण, लेकिन हमारी ये मांग है कि आरक्षण में भी हमारी पिछड़ी महिलाओं को, जो पिछड़ा वर्ग है, उन सभी महिलाओं को भी आरक्षण मिले और साथ ही हमारी अल्पसंख्यक बहनों को भी इसमें आरक्षण मिले, क्योंकि कहीं भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई भी आखिरी पंक्ति या आखिरी छोर का हमारे जो समाज है वो छूटे। तो नारी शक्ति वंदन को लेकर ये आज सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही है, ये सम्मेलन यहाँ नई दिल्ली में ही विज्ञान भवन में चल रहा है। हमारे संवाददाता अनुज यादव इस पर जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं अनुज के पास चलता हूँ, वो इस सम्मेलन में गए भी थे। अनुज बताइए, ये सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कही कि 21वीं सदी में जो भारत सबसे बड़े फैसले लेने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेने वाला है, उनमें से यह एक होगा जो 16 से 18 अप्रैल के बीच लिया जाएगा। इस सम्मेलन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुद्दा है और क्या क्या मुद्दा है, बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लालचंद्र, 21वीं सदी के बड़े फैसलों में एक सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसले के रूप में इसको याद रखा जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इस बात को तो कई बार आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि जब नीति और नीयत अच्छी होती है तो बड़े फैसले लेने में आसानी भी होती है और विल पावर भी दिखाई देती है। बिल्कुल अगर हम महिलाओं को हम अधिकारों और सम्मान देने की हम बात करें तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति में ये बातें हमेशा होती आई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को उनका अधिकार और उनका सम्मान किसने कितना दिया और किस नियत से दिया, ये एक सबसे बड़ी बात है। आज़ादी के बाद से ही हम देखें, देश की आज़ादी के अंदर भी हम देखें तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आज हम विकास गाथा की बात करें पिछले आज़ादी के बाद से अब तक, उसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका और भागीदारी रही है। लेकिन क्या राजनीति के अंदर उनको वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उनको वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये सब बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन के अंदर जो एक कार्यक्रम था उसको महिलाओं को संबोधित करते हुए इन्हीं बातों को रेखांकित किया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि देखिए, महिलाओं के जितने भी हम बात करें, महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं बनती हैं उनमें महिलाओं की भूमिका आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? उनकी योजनाओं को, उनको फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका हो, और वो तो तभी संभव होगी जब राजनीति के अंदर उनको अधिकार मिलेगा। 33% अधिकार देने के लिए जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है, इसको लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर हम दूसरे देशों के अंदर जो विकसित भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक की है, क्या उसमें महिलाओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप दुनिया के विकसित देशों को देखिए, वहां तो आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां तो 40% से ज्यादा महिलाएं जो हैं वहां की जो संसद होती है वहां चुनकर जाती हैं, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी रहती है। तो भारत इससे अछूता और भारत इससे पीछे क्यों रह जाए? जब भारत को विकसित देश बनाना है तो महिलाओं की भूमिका उसमें बड़ी होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बातें सामने रखी। ठीक, बने रहिए हमारे साथ अनुज, और भी कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी,
देखिए, सबसे पहले तो कई दशकों तक क्या क्या संसद में हुआ है, इस पर संग्राम हुआ है, उसको अगर याद कीजिए तो कागज फाड़े गए हैं, कैसी कैसी टिप्पणियां की गई। अब उसके बाद 2023 में सरकार ने इसको पारित कर दिया। अब सरकार की मंशा ये है कि इसको अगर नए जनगणना डेटा पर करेंगे तो 2034 चला जाएगा, देर हो जाएगी। सरकार 2029 में लागू करना चाहती है। अब फिर से वही एक बात, 3 चीजें गिनाई जा रही हैं। देखिए, एक तो ये कि चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी, दूसरा परिसीमन से जोड़ा जा रहा है कि भाई ये कैसे होगा, इसको तो नए डेटा पर कीजिए, पहले कह रहे थे नहीं पुराने पर कर डालिए, अब बदल लिया पोजीशन, और तीसरा अब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ये तीनों चीजें जब एक साथ उठाई जाती है तो फिर क्या ये शंका पैदा नहीं होती कि जैसे कुछ दशक टाल दिए और भी इसको टालना चाहते हैं क्या कुछ राजनीतिक दल? लाल जी, मौजूदा लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 14% है। तो आप अगर आज 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में आपके पास 14% है जी, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं आपकी आने वाले 10 सालों में कभी महिलाओं की भागीदारी ये 33% तक पहुंचेगी बगैर रिजर्वेशन के? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बात आज कह रहे थे वो देश को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। बिल्कुल, कि आप अगर महिलाओं को एक अधिकार दिया है, शिक्षा के अधिकार से, संवैधानिक अधिकार उसे समानता का मिला है, तो क्या इस देश की महिलाएं सिर्फ लाभार्थी योजनाएं तक रहेंगी? क्या इस देश की महिलाएं को संसद में अपने कानून बनाने का हक नहीं है जो आधी आबादी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा? क्या इस देश के विकास में महिलाओं की रोकना चाहूंगा क्योंकि जो मशहूर गायिका आशा भोसले जी का निधन हुआ था, कल निधन हुआ था। अब उनकी दाह संस्कार और अंतिम यात्रा, बल्कि ये अंतिम यात्रा देखिए, आशा भोसले जी सुविख्यात प्रख्यात गायिका, 92 साल की उम्र में उनका कल निधन हुआ। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी और ये उनकी जो अंतिम यात्रा है, देखिए मुंबई की सड़कों पर लोग वहाँ पर उमड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आशा भोसले जिनका जो करियर है वो करीब करीब आप मान के चलिए कि 80 साल का सफ़र रहा, मतलब 92 साल की उम्र में 80 साल लगभग उनका करियर रहा। उनकी संगीत का जो करियर है वो करीब करीब 80 सालों का, 70-80 सालों का करियर, ये अपने आप में एक अजूबी बात है। और आशा भोसले जी को जिस तरह से उनमें एक जो विविधता थी उनकी गायकी में, वो हम सभी ने महसूस किया है और मैं तो कहूँगा कि कई पीढ़ियों ने इस चीज़ को महसूस किया है। और जब आशा भोसले जैसे कलाकार का निधन होता है तो उनके निधन के साथ ऐसे कलाकार ख़त्म नहीं होते, ऐसे कलाकार सदियों तक जीवित रहते हैं लोगों के हृदय में। आशा भोसले जी को लोग बड़े सम्मान के साथ आशा ताई कहकर बुलाया करते थे। और आशा ताई, ताई का मतलब महाराष्ट्र में मराठी में बड़ी बहन होता है और ताई, आशा ताई उनका प्रचलित नाम था। आमतौर पर लोग उनको आशा ताई ही पुकारते थे। तो आशा भोसले जी का जो जीवन का सफ़र रहा, सिनेमा का जो सफ़र रहा, उनकी गायकी संगीत का जो उनका सफ़र रहा, उसमें ऐसी विविधता की जिसमें आप देखें कि डिस्को से लेकर के गज़ल तक, और जिस तरह से जो दर्द भरे नगमे से लेकर के चुलबुले गाने तक, हम सभी ने इस उनके संगीत को सुना है, उनके संगीत को हम सभी ने आत्मसात किया है। आशा भोसले जी की ये अंतिम यात्रा, आप जानते हैं कि मानव शरीर नश्वर है, मानव शरीर एक दिन नष्ट होता है, लेकिन जो मानव की कृतियां हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। आशा भोसले, आशा ताई एक वैसी ही महान हस्ती रहीं और हैं, बल्कि जो कि हमेशा के लिए याद की जाएंगी। भले ही आज उनका पार्थिव शरीर जो है अब हमारे बीच नहीं रहेगा, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए मुंबई में ये लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आशा ताई की अंतिम यात्रा, कल उनके सुपुत्र आनंद भोसले ने जानकारी दी थी
कि कल निधन के बाद उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और कल ही उन्होंने ये जानकारी दी थी आज शाम के बारे में कि सोमवार को शाम में उनका अंतिम संस्कार करीब करीब 4 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार करने का प्लान बनाया गया था, उनकी योजना बनाई गई थी, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया था और उसी के तहत ये अंतिम यात्रा आशा भोसले जी की इस समय आप देख रहे हैं। आशा भोसले जी का कल निधन हुआ था और जो उनकी वो कुछ समय से बीमार चल रही थी और सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस समय आशा ताई 90 साल की थी उस समय अपने 90वें जन्मदिन पर उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस किया था और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आशा ताई ने 90 साल की उम्र में आशा ताई ने स्टेज परफॉर्मेंस अपने जन्मदिन के मौके पर किया था और आशा ताई जो हैं वो उन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित किया था कि 90 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो आशा भोसले इस तरह की हस्ती जिनको थोड़ी सी भी संगीत में अभिरुचि है वो ज़रूर आशा भोसले आशा ताई को याद करते हैं, करते रहेंगे। और ये आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा का दृश्य और शिवाजी पार्क जो कि मुंबई में है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। तो ये उनकी देखिए बिल्कुल सौम्य जिसे कहते हैं कि छवि आशा ताई की अभी आप देख रहे हैं और उनको ये अंतिम विदाई भावभीनी विदाई आशा ताई को दी जा रही है। दिग्गज गायिका रहीं आशा भोसले जी और अगर कहें तो हम में से कई पीढ़ियां, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि करीब करीब 8 दशक लंबा करियर और वैरायटी जिसे कहते हैं ना कि विविधता तो इतनी उनके संगीत में कि आप अगर उनको डिस्को से लेकर के रैप से लेकर के फिर आप गज़ल तक सुनते चले जाएं, आप सुनते चले जाएंगे। और विशेष रूप से जो संगीत में अगर आपको थोड़ी सी भी अभिरुचि है तो आप ये समझते होंगे कि इसमें एक चीज़ होती है रेंज, यानी कि कितनी ऊंचाई तक आप जा कर के गा सकते हैं। तो आशा ताई के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें जब आप उनके रेंज को देखेंगे, यानी कि जो जिसे कहते हैं पिच हाई नोट वाले गाने, वो आपको लगेगा कि कुछ गाने तो ऐसे आपको लगेंगे कि ये तो आशा ताई ही गा सकती थीं। और आप जानते हैं आशा ताई और लता दीदी ये दोनों बहनें हैं, सगी बहनें थीं। बड़ी बहन लता मंगेशकर और छोटी उनसे छोटी आशा मंगेशकर पहले थी, बाद में आशा भोसले बनी। 2 बहनें और हैं उनकी। लेकिन पहले अच्छा एक और देखिए कि इसे क्या संयोग कहेंगे कि 92 साल की उम्र में लता दीदी का भी निधन हुआ था और 92 साल की ही उम्र में आशा ताई भी इस दुनिया को छोड़कर जा रही हैं। ये भी एक रोचक तथ्य है कि दोनों बहनों ने 92 साल की अपनी उम्र तय की इस धरती पर पार्थिव शरीर के रूप में 92 साल दोनों बहनें रहीं। तो 92 साल की उम्र में आशा ताई का भी निधन हुआ और कल ये निधन हुआ था मुंबई के एक अस्पताल में। 92 साल की थी आशा ताई और अब ये उनकी अंतिम यात्रा। 80 साल लंबा करियर, बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं, 80 साल तो कुछ लोगों की ज़िंदगी तक नहीं होती, और ऐसे कलाकार जिनका 80 साल का करियर रहा हो, ये लता दीदी और आशा भोसले, जिसे कहते हैं ना कि भारत की पार्श्व गायकी में अगर आप क्रम बनाएंगे तो कहा जाता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर तो बिल्कुल रिजर्व है। एक बार आशा ताई जी को पूछा गया था कि सबसे अच्छी गायिका कौन है, आशा जी ने कहा लता दीदी। फिर उनसे पूछा गया दूसरे नंबर की अच्छी गायिका कौन है, उन्होंने बिल्कुल बोल्ड होकर कहा मैं। यानी कि आप समझ लें कि जो पार्श्व गायिका का स्थान है हिंदी सिनेमा में, उसमें वो बिल्कुल सही कह रही थी कि ये अब 2 तरफ आप दृश्य देख रहे थे। एक शिवाजी पार्क का भी दृश्य था जहां अंतिम संस्कार की तैयारी, और ये अंतिम यात्रा इस समय चल रही है मुंबई की सड़क पर। तो ये बिल्कुल निस्संदेह कहा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा में जो
गायिकाओं, पार्श्व गायिकाओं का जो स्थान है, उनमें से पहले और दूसरे स्थान पर ये दोनों बहनें। श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। श्यामा, कल आशाताई का निधन हुआ था, आज ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम देख रहे हैं मुंबई से। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होना है। श्यामा, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़ी भीड़ है। कौन कौन से ऐसे गणमान्य लोग इसमें उपस्थित हुए हैं आम लोगों के अलावा? श्यामा, अब तक आवाज आ रही है? श्यामा को हमारी आवाज़ शायद अभी नहीं मिल रही है, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे कि श्यामा से और जानकारी लें कि कौन कौन से गणमान्य लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो श्यामा मिश्रा से आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये अंतिम यात्रा जो है वो मुंबई की सड़कों पर चल रही है और कल भी उनके अंतिम दर्शन के लिए बहुत सारे गणमान्य लोग, आम लोग भी पहुंचे थे आशाताई को देखने के लिए। और जो मैं विविधता की बात कर रहा था, पॉप हों, गज़ल हों, भजन हों, शास्त्रीय संगीत हों, कव्वाली हों, लोकगीत हों, रविंद्र संगीत हों, इस तरह की वैरायटी है आशाताई के गानों में। और ये इस समय उनकी अंतिम यात्रा, जिसकी तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे थे। आशाताई के बारे में जितना भी बोला जाए कम ही होगा। फिलहाल डीडी न्यूज़ की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर, सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज़, भरोसा सच का। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज हम सबसे पहले बात कर रहे थे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, जो प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति सम्मेलन में बातें कही हैं और जो संसद में तैयारी है। संसद एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी के सबसे बड़े और अहम निर्णयों में से एक हम लेने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि देखिए 2023 में पारित तो हो गया था, लेकिन वो पारित जो भी हुआ था वो भी कई दशकों की जिसे कहते हैं ना अटकाना लटकाना भटकाना के बाद अब फिर से अलग अलग मुद्दे उठा करके क्या एक बार फिर से अटकाने लटकाने भटकाने की कोशिश हो रही है क्या? लाल जी, ये नए संसद भवन का मुझे लगता है कि वो स्पेशल सेशन, वो इतिहास तो बनाया था उस दौर में जी, लेकिन जब वो इतिहास बना था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून का शक्ल तो लिया, लेकिन ये इंतजार जो है वो अभी भी ये लग रहा था कि आखिर कब तक। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस प्रोग्राम में बता रहे थे कि ये कब तक का, तो एक डेडलाइन को तो हमें मीट करना है। ठीक। और अगर ये उसमें आर्टिकल 334A जिसका ये अमेंडमेंट की बात है कि उस अमेंडमेंट में अगर 2011 के सेंसस से आप इस बात को करते हैं तो 2024 के 29 के आने वाला इलेक्शन में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो कानून है उसके हिसाब से पार्लियामेंट के चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा।
उसके बाद इस कानून के बनने के बाद आने वाले समय में जितने असेंबली के इलेक्शंस हैं जी, उस इलेक्शंस में भी, स्टेट के इलेक्शंस में भी महिलाओं के 33% के आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अब दिक्कत क्या है इसको समझिए। अब दिक्कत यह है कि जो पार्टियां एक ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को पारित किया था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, उन्हें अब लग रहा है कि इसमें कुछ उनका छूट गया है। अब वो राजनीति उनको जो बाकी रह गई थी उस समय में 2023 में, उसको वो 2026 में कर रहे हैं। अब डिलिमिटेशन का तो 2026 जो है वो एंड है। अब ये सरकार के सामने में तो दो ही विकल्प है, या तो आप जिस तरह से लगातार 25-25 साल डिलिमिटेशन का बढ़ रहा था, आप 25 साल और आगे बढ़ाइए, या फिर अगले जब सेंसस पूरा होता है उसके बाद आप फिर डिलिमिटेशन की बात कीजिए। बिल्कुल। तो अभी सरकार के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है कि आपके पास ये विकल्प है कि अगर आपको सच में महिलाओं को 33% आरक्षण देके विधायी कार्यों में उनकी भूमिका बढ़ानी है, तो आपको इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का उसी तरह से समर्थन करना है जैसे आपने सब पूरी पार्टियों ने उस समय में 2023 में किया था। लेकिन सोनिया जी जो एक नया ट्विस्ट दी है आज अखबारों में लेख लिख के, या मल्लिकार्जुन खड़गे या सपा के नेता जो ये बात अपना एक ला रही हैं कि पहला तो सपा का सोचिए कि वो अजीब सा तर्क दे रहे हैं सपा के लोग, वो कह रहे हैं कि इसमें माइनॉरिटी के लिए भी अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। तो संविधान में एक बखेरा आप पहले ये कर लीजिए कि माइनॉरिटी का रिजर्वेशन उस धर्म के आधार पर पहले रिजर्वेशन हो। संवैधानिक व्यवस्था में अगर SC ST का रिजर्वेशन सुनिश्चित है 334A में भी, कि उसमें 334A में इसी रिजर्वेशन के विद इन रिजर्वेशन है जी। अब सोनिया गांधी इसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात कर रही है। ठीक है। तो सोनिया जी को यह पूछना चाहिए कि भाई राहुल गांधी अब तक जो कास्ट सेंसस की बात करते करते जिसकी आबादी जितना हक का नारा दे रहे थे, तो साउथ के लोग, दक्षिण के लोग तो इसी का विरोध कर रहे हैं कि उनकी क्या गलती है कि आप भाई आबादी का उन्होंने कंट्रोल किया, परिवार कल्याण योजनाओं का उन्होंने अक्षरशः लागू किया, तो आप उनको इस बात के लिए आबादी और हक का तो फसाद आपने बनाया था। बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार अपनी सभाओं में क्लियर किया है कि दक्षिण के राज्यों को इसमें कोई इसमें नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक। और महिलाओं का जो ये रिजर्वेशन है वो डिलिमिटेशन के बाद में जो रिजर्वेशन की सीटें बढ़ेंगी जी, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो अब सवाल है कि इतनी सुलभ स्थिति को अगर ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, सिचुएशन को आप विद इन रिजर्वेशन कर रहे हैं, कहीं आप माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कहीं दक्षिण में कोई और इसके लिए प्रचारित किया जा रहा है कि डिलिमिटेशन होने से उसकी सीटें कम हो जाएगी। तो कुल मिला के वही है कि 90 के दशक से ये अभियान जो शुरू हुआ था इसमें जितने रोड़े डाले गए वही रोड़े भर के इस बार भी लोगों की कोशिश है। लेकिन ये देखना ये है कि 16, 17, 18 में पॉलिटिकल पार्टी अपना कितना बड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और जब कभी भी राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके लोग सोचते और बोलते हैं तो मीरा कुमार जी की तरह बोलते हैं, है ना अनुज? मीरा कुमार जी को हमने सुना अभी, मीरा कुमार जी ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए, जरूरी है। तो ये वो आवाज है मीरा कुमार जी का कि अगर राजनीति से ऊपर उठ करके देखा जाए तो महिलाओं के मन में क्या है, मन की बात रखी है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी ने। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है लालचंद्र कि कुछ मुद्दों पर तो राजनीति सही में छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे विपक्षी दल में कोई भी दल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से आज कहा कि इतना बड़ा ये फैसला महिलाओं के लिए, उनके अधिकार और सम्मान के लिए जब संसद से होगा तो वहां से एक आवाज आनी चाहिए और वो सबकी एक ही आवाज होनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि इसमें अब क्रेडिट की होड़ नहीं मचनी चाहिए, सभी को क्रेडिट जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि 2023 में जिस तरीके से ध्वनि मत से इसको कानून को बनाया गया था, अगर वैसा
ऐसा ही एक फिर से नजारा देश की संसद से देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर देश की जो राजनीति की आज स्थिति है, निश्चित तौर पर उसको और सम्मान से देश और दुनिया के अंदर देखा जाएगा कि महिलाओं के लिए जब एक बहुत बड़े फैसले को संसद में बनाया जा रहा था तो निश्चित तौर पर उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी थी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष से यही उम्मीद जताई है और जब 16, 17, 18 3 दिन का सत्र होगा तो निश्चित तौर पर चर्चा भी होगी और चर्चा के बाद ही इसको फिर से पारित कराया जाएगा।